नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सूचना की इस क्रांति में एक पहल मेरा भी कि इस एपिसोड में आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वह टॉपिक आज बर्निंग इश्यू है। कहीं न कहीं मीडिया में भी इसका अच्छा खासा कवरेज है। वह टॉपिक क्या है? बिहार सरकार के एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है भूमि एवं राजस्व विभाग। इस डिपार्टमेंट के जो संविदा कर्मी हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, उनके द्वारा स्ट्राइक किया गया है। जी हाँ, कहीं न कहीं वो लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। उन लोगों की कुछ 11 सूत्री मांग है, जिसपे उन्होंने टोटल 11 मांग को सरकार के समक्ष रखा है कि इन मांगों को हमारा मांगों को पूरा किया जाए अथवा यदि इन लोगों को ये सब मांगों की पूर्ति नहीं होंगी तो ये लोग स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। स्ट्राइक यानी सत्याग्रह। जी हाँ, गांधी जी का देश है। गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह किया था, उसी सत्य के लिए ये लोग भी आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग इसके लीगल एस्पेक्ट को और साथ ही साथ फैक्चुअल एस्पेक्ट को, जी हाँ, दो एस्पेक्ट को हम लोग इस इश्यू के दो एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो लीगल एस्पेक्ट है, क्या कानूनी रूप से इसका विश्लेषण करेंगे कि कहां तक यह लीगली वैलिड है या लीगली इनवैलिड है। दूसरा पहलू होगा फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, आखिर किस तथ्य के आधार पर इन लोगों ने अपने मांगों को रखा है, आखिर कौन से कॉन्ट्रैक्ट के किस प्रोविजन के तहत गवर्नमेंट जो है इन लोगों को बाइंड कर रखा है। तो अंत तक बने रहिएगा, इसको समझाने का हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर संविदा कर्मी की बहाली होती कैसे है। जी हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो बहाली होती है उसका मेन दो पर्पस होता है। पहला पर्पस ये है कि किसी योजना या जो वर्क है वह किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए लाया गया हो। यदि उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई योजना आती है या कोई कार्य का या कोई विभाग का गठन किया जाता है तो उससे रिलेटेड लोगों की जो बहाली होगी उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगी। उद्देश्य की पूर्ति होगी, वह बहाली खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था वो था स्पेशल सर्वे चल रहा है बिहार सरकार का। जो सर्वे आजादी से पहले का है उस सब उसको लेके, और अभी तक जो मैप है या कुछ भी सबका मैप आपका सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण के बाद में इसमें अमीन को रिक्रूट किया गया है। इसमें कई सारे अधिकारी भी रिक्रूट किए गए हैं। जी हाँ, अधिकारी हम लोग सरकारी सेवक के लिए यूज करते हैं प्राय, लेकिन इसमें जो उनके समकक्ष हैं उनको भी संविदा कर्मी ही कहा जाता है यहाँ पे, लेकिन उनका इक्विवेलेंट पोस्ट होता है। जैसे कुछ कुछ इंजीनियर लोगों को भी बहाली की गई है इस स्पेशल पर्पज से। ठीक है, पहला पर्पस ये है कि एक स्पेसिफिक योजना के लिए इसको रिक्रूट किया जाता है। दूसरा पर्पस होता है कि यदि कोई डिपार्टमेंट में रिक्तियां कई साल से खाली है, किसी भी वजह से रिक्तियां नहीं हो पा रही है, तो फॉर द टाइम बिंग, फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड उन कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है ताकि कार्य बाधित ना हो, जो सरकार की योजना है उस पर कोई अड़चन ना आए। लेकिन जैसे ही उसका बहाली हो जाएगा तो जो उस पोस्ट पे कार्यरत थे उनकी सेवा को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम बेसिक समझे कि आखिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आता कैसे, उसका उद्देश्य क्या होता है। फिर हम समझते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो वर्क स्टार्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टी के बीच होता है, लॉ के पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो जो दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, गवर्नमेंट ने रखा कि आपको मेरे पास यह काम है, क्या आप करेंगे, इसके लिए हमने यह अहर्ता या क्वालिफिकेशंस को रखा है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशंस है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आते हैं, आप यदि उनके कंडीशन से फुलफिल करते हैं तो आप बोलते हैं जी हाँ सर, मैं आपके इस काम को करने को इच्छुक हूँ। तो आप दोनों के बीच में, एक तरफ गवर्नमेंट है दूसरी तरफ आप हैं, दोनों के बीच क्या होगा, इकरारनामा यानी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक पेपर पे आपसे साइन कराया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर या इकरारनामा। बिहार के जो गजट है उसमें इकरारनामा वर्ड यूज किया गया। जी हाँ, जो सारा लीगल एस्पेक्ट है वो इकरारनामा के टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही है। इसको एक बार बारीकी से हम देखते हैं। इसमें पहला टर्म्स होता है, आप होता है, गवर्नमेंट होता है, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सारा चीज लिखा रहता है पहला में कि इन इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। दूसरा जो इसका टर्म्स होता है वो होता है ड्यूरेशन, कि आपका जो बहाली किया गया है कब से लेके कब तक। ठीक है, तीसरा होता है जो आपको सैलरी दी जाएगी वह एक मुश्त पारिश्रमिक होगा, रुपया इतना रुपया हम आपको एक मुश्त देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी मांग नहीं रखेंगे, ऐसा भाषा का प्रयोग किया है बिहार सरकार। चौथा, सरकारी सेवक को दे अन्य सुविधाएं, डीए टीए, कुछ भी जो अलाउंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस, उसके लिए आप हकदार नहीं होंगे, आप नहीं मांगेंगे। ठीक है, पांचवा, भविष्य में नियमित और स्थायी या स्थायी नियुक्ति का दावा आप नहीं करेंगे। इस आधार पे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है
हमें आप जो है नियमित कीजिए, अस्थायी या अस्थायी रूप से हमें आप उसका पार्ट एंड पार्सल बनाइए, इसके लिए आप दावा नहीं करेंगे। छठा, वर्किंग प्लेस। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे 2 वर्किंग प्लेस मांगा जाता है, चॉइस जिसको बोलते हैं। आप 2 चॉइस देंगे, लेकिन उन 2 चॉइस में से कहां पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, कहां पे आपको भेजा जाएगा, वह जो उसका अधिकार दिया गया है नियुक्ति प्राधिकार को, जो आपके हायर अथॉरिटी होते हैं, जिसके पास पावर है डिसीजन, वो डिसाइड करेंगे कि कहां पे आपको डिप्यूट किया जाएगा। सातवां, आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपका हेल्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है कि आपका हेल्थ क्या कैसा है, क्या है सारा हिस्ट्री। आठवां, संतोषजनक कार्य करना पड़ेगा। यदि संतोषजनक कार्य नहीं होता तो आपको नोटिस पीरियड देके 1 महीने का या तो 1 महीने की सैलरी देके हटाया जा सकता है। ठीक है। नौवां है जो सबका निष्कर्ष है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, यह जो कॉन्ट्रैक्ट है करारनामा उसी समय समाप्त माना जाएगा। ये तो मोटा मोटी हो गया। इसी के प्रोविजन पे आपका सारा कार्य जो है डिसाइड किया जाता है। अब हम समझते हैं जो हमारा 11 सूत्री मांग है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं संविदा कर्मी, उनका मांग क्या है। कहीं न कहीं यह मांग की कई ऐसे मांग है जो डिजर्व करते हैं, जो उनको मिलना चाहिए। अब समझते हैं इसको एक जब जो डिटेल्स होगा, जो मेन टॉपिक है, जो लीगल एस्पेक्ट जिसपे होगा उस पे मैं एलोबरेट करता हूँ। ठीक है। पहला है इनका, एक मुश्त सेवा के लिए आपको नियमित क्यों, या तो 60 वर्ष के लिए आपको इसको रिक्रूट कीजिए, या तो इसके वर्क को नियमित किया जाए। तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी 5 नंबर का क्लॉज कि आप फ्यूचर में नियमित अस्थायी अस्थायी दावा नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ना तो आप बहाली करते हैं। अब समझिए, फैक्चुअल तथ्य में बता रहा हूँ। आपके एक पोस्ट को रिक्रूट किया गया कि एक स्पेसिफिक पर्पस से रखे हैं हम आपको। ठीक है। वह स्पेसिफिक पर्पस चला जा रहा है, ना तो आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं परमानेंट, ना तो आपका स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो रहा है। क्योंकि एक जब बहुत सरल लंबा टाइम के लिए आप हमको काम पे रखते हैं, तो क्या मुझे नियमित क्यों नहीं किया जाए। तो मांग कहीं ना कहीं मुझे नैतिकता के आधार पर, और वेलफेयर स्टेट है हमारा इंडिया जो है, वह एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में यह मांग कहीं ना कहीं जायज है। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। आप 200 साल के लिए प्रोजेक्ट लाते हैं, आप उसको बोलेंगे कि हम फॉर द टाइम लाए हुए हैं। 20 साल के लिए कोई आपको योजना आता है, आप उसको, यदि आप 10 साल से 20 साल किसी का काम लेते हैं, 20 साल के बाद आप उसे निकाल देंगे, तो वो रोड पे क्या करेगा। वो किसी काम का नहीं रह पाएगा, ना तो वो तैयारी कर सकता है। 50 साल में कोई आदमी क्या कर लेगा। तो इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। अब आइए, विगत 6 माह में हटाए गए जितने भी लोगों को आपने हटाया संविदा पे, जो भी लोग थे, उसको आप बहाल कीजिए। ठीक है। इसमें ये कहा गया। फिर यदि आप लीगल एस्पेक्ट पे आएंगे तो आप 8 नंबर पे आइए। 8 नंबर बोलता है संतोषजनक कार्य नहीं हुआ तो हटा दें। देखिए कितना अच्छे से खेल किया गया कि टर्म्स लिख रखा है, संतोषजनक कार्य नहीं हुआ तो हटा देंगे। संतोषजनक कार्य का आपका पैमाना क्या है, 24 घंटा कार्य करना होगा आपके लिए, या बिना संसाधन के किसी भी हालत में काम करना होगा। तो कंडीशन आखिर संतोषजनक का क्या है। तो कहीं ना कहीं ये वेग है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है यह वेग है, और इसका कहीं की डायमेंशन बहुत बड़ा है। आपका यदि अधिकारी आपसे खुश नहीं है तो भी वो संतोषजनक में आ जाएगा, और आपको सफर करना होगा। कई लोग इसमें सफर किए भी हैं उसी में। तो ये दूसरा। अब आइए तीसरा, वो है डिपार्टमेंटल इशू। कहीं का डिपार्टमेंट का डायकोटोमी है, जिसमें कि एजेंसी और संविदा कर्मी के बीच का जो है कि एजेंसी जो है हवाई सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, फिर वो उसको देंगे, और अमीन उसी के आधार पर ग्राउंड पे जाके उसका नापी जोखी करेगा। यदि यह एजेंसी टाइम पे उसको मुहैया नहीं कराएगा मानचित्र, तो वह काम कैसे करेगा। डिले किए आप, सफर कर रहा है ये आदमी। क्यों क्यों भाई, यदि आपका एजेंसी टाइम पे काम नहीं कर रहा है, टाइम पे हमको नक्शा नहीं देगा, तो हम संविदा वाले कैसे काम करेंगे। तो उसका ठिकरा हम पे फोड़ेंगे, आप मेरा सैलरी डिडक्ट कर देंगे। तो यह मांग इन लोगों का, या तो हम लोग को दोनों का कार्य को डिवाइड कीजिए। यदि किसी का डिले है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी उस पर रखा जाए, ना कि संविदा कर्मी पर रखा जाए। कहीं ना कहीं ये मांग भी वैलिड मांग है। अब आइए सैलरी इंक्रीमेंट। अब ये खेल को मैं समझाता हूं आप लोगों को। सैलरी इंक्रीमेंट गवर्नमेंट करती कितने अच्छे से खेल है। यहाँ पर आइए तीसरा पॉइंट, एक मुश्त पारिश्रमिक देंगे आपको इतना रुपया। ठीक है, दैट इज गुड। आप मेरा टर्म कितना 1 साल के लिए करते हैं, 1 साल बाद रिन्यूअल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 1 साल पर रिन्यूअल होता जाता है। आप हमारे इस टर्म को जो है फ्रॉम से लेके टू, इतना से लेके इतना दौरान पे आप हमसे काम लेंगे, यह तो बदलता रहता है। लेकिन क्या यह बदलता है क्या, नहीं। क्यों नहीं बदलता है। एक ही राग अलापेंगे, संसाधन का अभाव है। आजादी के 75 साल हो गए, संसाधन का अभाव आपके पास आज भी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इसके लिए डीए आपने एक मुश्त राशि दी। डीए का कॉन्सेप्ट क्या है, डियरलेंस अलाउंसेस जो है, महंगाई भत्ता, उसका कोई कॉन्सेप्ट क्या है उसका, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है।
कि महंगाई के साथ साथ हम सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो सके, इसलिए उसको डीए दिया जाता है सरकारी कर्मचारी को। आप हमें डीए नहीं देते हैं तो क्या उसको जो लमसम अमाउंट हम देते हैं उसमें डीए का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फैक्चुअल में। जो ज्ञापांक 1003 है 22 जनवरी 2021 को आया था, इसमें एक कंडिका है 3.1, जिसमें कि यदि इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, दिया गया समकक्ष अधिकारी की जो बेसिक है वो रहेगा, उसके डीए रहेंगे, उस सब को क्लब करके जो एक लमसम अमाउंट होगा वो अमाउंट दिया जाएगा इसको। तो भैया इसको रिवाइज कब कीजिएगा? 10 साल के बाद। अब 3 साल हो गया आपने रिवाइज नहीं किया इसको। महंगाई देख लीजिए कोविड के बाद क्या स्थिति हो गई। सिंपल पेट्रोल उठा लीजिए, पेट्रोल को लेते हैं आप जो 70 से 110, 108, 102 रुपया हो चुका है, तो उसके कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, महंगाई वो बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। कोई सा भी नमक ही उठा लीजिए, आप नमक का स्थिति देख लीजिए, जिसके लिए नमक सत्याग्रह हमारे गांधी जी ने किया था। सिंपल सा चीज है, कॉमन मैन की चीज है। जब वो इतना बढ़ा था, क्या इनका डीए नहीं बढ़नी चाहिए? आप हर साल हमें रिन्यूअल कर रहे हैं, मेरी सैलरी को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या हमें अपने डीए के लिए, डीए छोड़ दिए, लमसम अमाउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए धरना बैठना पड़ेगा, तभी आप मेरी मांग को पूरा करेंगे? तो वही कर रहे हैं ये लोग। तो कहीं न कहीं आपका ज्ञापांक जो फैक्चुअल कंडीशन जो है, ये कंडिका 3.1 भी आपको सपोर्ट करता है, जिसको आपने धरातल पे लागू नहीं किया है। अंत में इन लोगों को, जिसको आप काम के लिए एक दिन में बर्डन दे रखे हैं, वो अभी धरना बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा सैलरी। अब आइए बहाली में अनुभव, 5 मार्क्स पर ईयर। इन लोगों का कहना है कि हम लोग चूंकि काम कर रहे हैं संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, 1 साल के लिए हम लोग जब भी इस पोस्ट के लिए या इससे संबंधित कोई पोस्ट पे आप बहाली लाते हैं, तो हमें 5 मार्क्स पर ईयर का मैक्सिमम 25 मार्क्स का जो है वेटेज दीजिए। तो कहीं न कहीं ज्ञापांक जो 1003 है उसके कंडिका 4.1 में भी वह वर्णन किया गया है, और इसको गवर्नमेंट कहीं न कहीं इंप्लीमेंट करना शुरू किया कुछ कुछ डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं, मैं आगे वीडियो लाऊंगा, ये भी आपका कंट्रोवर्सी में फंसने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से लाएंगे, ये भी रिक्रूटमेंट जो है कंट्रोवर्सी में आएगा बहुत जल्द। मैं इसके वीडियो लाऊंगा। चलिए अब समझते हैं 6th वाला, ट्रेवलिंग अलाउंसेस प्लस इंटरनेट, लैपी और मोबाइल। हमें आपने काम दे दिया, काम करने के लिए जो हमें आपने काम का निर्धारित किया, वह काम कैसे करेंगे, उस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए हमारे पास संसाधन आपने दिया है। आंसर इज नोट। संसाधन देंगे नहीं, बर्डन देते जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा टाइम पे, बाद में क्या करेंगे? एक मुश्त सैलरी, सो कोल्ड एक मुश्त सैलरी आपकी भाषा में, उससे रुपया काट लेंगे। वही कर रहे हैं, कई लोगों के रुपया को आपने काटा भी है। तो यह चीज आखिर कहां मिलेगा? अब आइए फैक्चुअल कंडीशन, फैक्चुअल जो इसका कंडीशन ज्ञापांक 1003 के कंडिका 3 के 5 में, इसमें यदि आप आज जाते हैं, इसकी भाषा समझिए। इसमें लिखा गया है कि आपको 2 चॉइस दिया गया, जहां पे भी आपको नियुक्त किया गया जिस एरिया में, उस एरिया में यदि आप जाते हैं सर्वेक्षण कुछ भी करने के लिए, तो आपको टीए नहीं मिलेगा। उस एरिया से बाहर आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए, या किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, या इससे संबंधित किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं, तो आपको टीए दिया जाएगा। तो वास्तविकता है टीए दिया जाता है क्या? यदि दिया जाता तो यहां क्यों ऐड करते हैं हम? तो अब आइए इंटरनेट, लैपी और मोबाइल। ये तो लगता है कि प्लेटो के जस्टिस की तरह मुझे लगता है कि जो यूटोपिया है कभी आएगा, ये एक अच्छा स्वप्न लगता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे वर्क नहीं कर रही है, और दूर दूर तक वर्क करता मुझे दिख भी नहीं रहा है। अब आइए 7वां टॉपिक, सत्याग्रह। 1/6/2022 को इन लोगों ने सत्याग्रह किया था उस टाइम में, जो 7/6/22 तक चला था। इस बीच में जो सत्याग्रह इन लोगों ने किया था, उस सत्याग्रह का इन लोगों का जो ये है पारिश्रमिक, उससे डिडक्ट कर दिया गया। सत्याग्रह, जी हां, ये गांधी जी ने जब किया था ब्रिटिश टाइम में, तो ब्रिटिशर्स जो आप एक्शन लेते थे, कहीं ना कहीं आपका भी एक्शन तो वही जस्टिफाई कर रहा है, नो वर्क नो सैलरी। लेकिन ऐसा नौबत आया क्यों? क्या हम ये पीरियड में अपने घर की शादी में अटेंड करने गए थे, या हम कोई और पार्टी करने गए थे? जी नहीं, हम धरना अपने ही राइट के लिए बैठे थे, और हमें धरना जिस पर्पज से बैठे वो तो फुलफिल हुआ नहीं। हुआ क्या? उल्टा आपने सैलरी काट लिया, कहीं कि आपने हमें पनिश किया, और सत्याग्रह की जो प्रासंगिकता है उस पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं। 8th जो मांग है इन लोगों का, 8वां, वह है मीटिंग हुआ था इन लोगों का डायरेक्टर और संघ के कर्मियों की या रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। इसका जो आउटकम आया था, वो आउटकम आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कितनी हास्यास्पद बात है। आप मीटिंग करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मीटिंग क्या था? जस्ट एन आई वॉस,
वही करते हैं। फिर उसी मीटिंग को लागू करने के लिए एक सूत्र इसमें 11 सूत्री में एक सूत्र ये भी बन गया। तो चल अब आइए नाइन्थ टॉपिक। नाइन्थ जो मांग है उसका करप्शन चार्जेस। जब आपके अमीन जाते हैं ग्राउंड पे या कोई भी अधिक इससे रिलेटेड कोई भी कर्मी जाते हैं ग्राउंड पे, तो कुछ लोगों का चार्जेस भी लगाए। तो हो सकता है, यह भी तो हो सकता है कि उसके मन के अनुकूल हमने काम नहीं किया तो वो हम पे करप्शन का चार्ज लगा दिया। करप्शन का चार्ज लगा, ठीक है, किसी आदमी ने मेरे पे करप्शन चार्ज लगाया, तो क्या आपने इसका जांच निष्पक्षता से कराया या सिर्फ सो कॉज नोटिस दे दिया और उसके बाद मुझे टर्मिनेट कर दिया? जो आपका ये है संतोषजनक कार्य करना होगा। संतोषजनक कार्य को डिफाइन करते हुए अब हम पे करप्शन चार्ज लगाते हैं और हमें टर्मिनेट कर देते हैं। कई सारे एग्जाम्पल अभी हैं भी इसमें। अब आइए 10वां सेम डिपार्टमेंटल इश्यू है। एजेंसी और संविदा कर्मी के बीच का डायकोटोमी है। कहीं ना कहीं डायकोटोमी वही है, लेट आप करेंगे कुछ भी, यदि इस ऑब्जेक्ट में आपका जितना भी जिस काम के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया है उससे संबंधित जो भी कार्य आपने दिया है मुझे, यदि आपके अनुसार काम नहीं करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, संतोषजनक कार्य नहीं होगा, आप हमारा सैलरी डिडक्ट करेंगे। यदि सैलरी डिडक्ट करते हैं, हम अपोज करते हैं, तो आप हमें बाहर फेंक देंगे। यही हो ही रहा है, ठीक है। अब फिर आइए 11th, वो डिपार्टमेंटल इशू है। इस तरह से हमने समझा कि जो संविदा कर्मी का 11 सूत्री मांग है, उन 11 सूत्री मांग में इकरारनामा जो लीगल एस्पेक्ट को बेस देता है, गवर्नमेंट को कहीं कहीं लीगली अपने आप को साउंड करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, अपने हर एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए और अपने हर गलत डिसीजन को कहीं न कहीं बेस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का आप सहारा लेते हैं। और आपके आज इसका आउटकम है कि आपके समक्ष 11 सूत्री लिए हुए कड़ाके की ठंड में आपके संविदा कर्मी रोड पे आपसे मांग कर रहे हैं, और आप जो है इस पे मांग के आगे क्या नतीजा आता है उसके साथ हम लोग आगे हो, यदि ऐसा जरूरत पड़ा तो फिर आएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।